तो जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल PCM 24/7 स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो नए टॉपिक में आपका क्या रहेगा, कक्षा आपका 10 है और विषय कौन सा है आपका गणित है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट आपका मैथ रहेगा और क्लास आपका कौन सा है 10, यानी क्लास आपका 10 है। ठीक है, तो इसमें जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, जो भी उदाहरण दिए गए हैं, जो भी अपकमिंग यानी आए हुए उदाहरण हैं, आने वाले हैं या आए हुए, उन सबको मैं यहाँ पे डिटेल से कराऊंगा। सभी परिभाषाएं आराम से आपको बताऊंगा और सभी आपको जो भी आपकी एक्सरसाइज है इसमें, उनमें एक एक क्वेश्चन को मैं एक एक तरीके से आपको आराम से बताऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है उन क्वेश्चनों में, फिर भी अगर आपसे वो क्वेश्चन ढंग से यानी सही से आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, तो मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है जिसमें मैंने ग्रुप बना रखा है अपने चैनल का। तो आप इस नंबर पे यानी 9012718131, ठीक है, 9012718131। तो इस पे मैंने एक ग्रुप बना रखा है अपने चैनल का, तो आप उस पर हाई लिख टाइप करके भेजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप जो भी इस चैनल से रिलेटेड चीजें हैं, नई चीजें आने वाली हैं या जो भी अपडेट है, तो वो आपको सारे यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका गणित है। ठीक है, गणित कक्षा 10 का। तो इसमें जो पहला टॉपिक है आपका, तो वो कौन सा रियल नंबर है। पहला टॉपिक है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, जनरली यूज में अगर मैं बात करूं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, तो जिनको हम वास्तविक संख्या में यूज करते हैं, यानी वास्तविक दुनिया में यूज कर रहे हैं जिन संख्याओं को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। जो कौन सी हो सकती है वास्तविक संख्याएं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 9 हो सकती है, √2 हो सकती है, √3 हो सकती है। ठीक है, यानी ये संख्या हो सकती है आपकी 3/2 हो सकती है, ये भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, -5 हो सकती है, ये भी आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या है, जिन्हें हम वास्तविक दुनिया में यूज कर रहे हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर गणित की लैंग्वेज में अगर आप समझोगे, तो देखो वास्तविक संख्या किन्हें बोलते हैं, जो पूर्ण संख्या है वो भी वास्तविक संख्या होती हैं, जो प्राकृत संख्या है वो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो अपरमेय संख्या है वो भी आपकी वास्तविक संख्या होती हैं, जो परमेय संख्या है वो भी आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जो पूर्णांक है वो भी आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पूर्ण संख्याओं की बात करूं कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अगर मैं यहाँ पे पूर्ण संख्याओं की बात करूं, तो देखो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएंगी, आपकी कौन सी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये कौन सी होती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं की अगर मैं बात करूं, तो इनमें क्या है, 0 और बढ़ा दो, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां तक होती है, अनंत तक होती हैं। ये भी वास्तविक संख्याएं कहां तक होती हैं, आपकी अनंत तक होती हैं। वही अगर मैं पूर्णांक की बात करूं, पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, तो -0 सहित, यानी माइनस से लेकर प्लस तक, माइनस से लेकर प्लस तक विद 0, यानी शून्य के साथ जो संख्याएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। ये कहां से होती है, ये भी आपकी इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके, अगर मैं बात करूं तो -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो पूर्णांक संख्या कौन सी हुई, माइनस, अगर कहीं संख्या अगर आपको ये दे रखा है कि ये 5 है, ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है, तो ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपकी पूर्ण संख्या है, ये आपकी कौन सी है, पूर्ण संख्या है। वहीं अगर मैं बात करूं कि -5 क्या है, तो ये आपको दिखाई दे रही होगी, एक पूर्णांक संख्या है, ये कौन सी है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूँ प्राकृतिक संख्या की, तो ये प्राकृतिक संख्या भी है और एक क्या है, आपकी पूर्ण संख्या भी है। ये प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या की भी है, ये 5। लेकिन अगर -5 की बात करता हूँ, तो ये कौन सी आपकी, ये पूर्णांक में चली जाएगी। ठीक है, ये पूर्णांक में चली जाएगी, क्योंकि देखो ये जो 5 है, 5 जो संख्या है वो आपकी पूर्ण संख्याओं में भी मिलेगी। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं में भी आपको ये मिलने वाली है। ठीक है, वहीं अगर मैं परमेय और अपरमेय की बात करता हूँ, हालांकि ये तो आधा आधा जो चैप्टर है वो परमेय और अपरमेय पे पूरा ही डिफाइन है। ठीक है, पूरा आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा कि कैसे √2
परमेय संख्या या अपरमेय संख्या कैसे होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, तो परमेय संख्या कौन कौन सी होती है? तो देखो परमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p और q के रूप में लिख सकते हैं, p और q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/2, 4/5, 5/2, इन्हें हम p और q के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या होती हैं? वो आपकी परमेय संख्याएं होती हैं। वहीं अगर मैं अपरमेय संख्याओं की बात करूं तो वो कैसी होती हैं? अपरमेय संख्याएं आपकी √2, √3, √5, ठीक है, और क्या हो जाएगा? √7, रूट आपका 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 का अगर आप रूट करोगे तो वो कितना आ जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो ये तो आपकी कैसी है? तो ये आपकी अंडरूट, अगर मैं √4 यहाँ पे लिखता हूँ तो √4 क्या हो जाएगी? आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका जो आपका √2 का जो मान होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या है? वास्तविक संख्या जिन्हें हम जनरली यूज करते हैं, यानी वास्तविक दुनिया में यूज करते हैं, वो हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर बात करूं तो वे संख्याएं जो पूर्ण हो, प्राकृतिक हो, प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, परमेय हो, अपरमेय हो, इन सबके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोलते हैं। यानी जो संख्याएं पूर्ण, प्राकृतिक, पूर्णांक, परमेय और अपरमेय हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 4 डॉट डॉट, ये अनंत तक होती हैं। ठीक है, वहीं अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं तो जो आपकी पूर्ण संख्या होती हैं, इनमें आप जीरो सहित और लिख दीजिए, यानी जीरो और उनमें ऐड कर दीजिए, तो वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, यानी नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, बात करता हूँ पूर्णांक की। तो पूर्णांक में क्या है? माइनस और प्लस वाला जो समूह होता है, माइनस से लेकर प्लस तक का जो समूह होता है, ठीक है, यानी -5 हो गया, -10 हो गया, -100 हो गया, ये कैसी है? आपकी पूर्णांक संख्याएं है। ठीक है, परमेय संख्याओं की बात करता हूँ तो जिन संख्याओं को हम p और q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याओं की परिभाषा ये है कि जिन संख्याओं को हम p और q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? परमेय संख्याएं बोलते हैं। और अपरमेय संख्या उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम p और q के रूप में नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए कि p और q के रूप में तो इनको हम नहीं लिख सकते, p और q के रूप में तो हम इसे नहीं लिख सकते, लेकिन क्या है? q बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है अपरमेय संख्याओं के लिए। हालांकि परमेय और अपरमेय को मैं आराम से बताऊंगा, जहाँ पे आपको ये आपके टॉपिक में दे रखा है, इनको सिद्ध करना कि ये अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है, या इनमें कुछ जोड़ना है, 5 - √2 ये परमेय संख्या है या परमेय संख्या है, ये सारी सिद्ध करके मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं आपको समझ में आ गई। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं हैं जिनमें पूर्ण, प्राकृतिक, परमेय, अपरमेय और पूर्णांक संख्याएं सम्मिलित हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये वास्तविक संख्या को उठा दो। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं, प्राइम एंड भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको रियल नंबर को लिखा रहने देता हूं। ठीक है, तो देखो पहले हम भाज्य संख्याएं देखते हैं। भाज्य संख्याएं, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का जो पहले ही हेडिंग है वो आपकी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या ये होगी। ठीक है, वास्तविक संख्या तो पूरा आपका चैप्टर ही है। ठीक है, उसमें सबसे पहली हेडिंग है आपकी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इनको देखो क्या होती है? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे पूर्ण संख्या है, वह पूर्ण संख्या जो आपकी, जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी मौजूद हो, एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी मौजूद हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 8, ठीक है, एक संख्या ली 8। अभी 8 आपकी संख्या कौन सी आपकी पूर्ण संख्या होगी? ये 8 जो है वो कौन सी आपकी पूर्ण संख्या होगी? ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये किस किस संख्या से पूर्ण भाज्य हो जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें पूरा पूरा भाग कौन कौन सी संख्याओं का चला जाएगा? तो एक का तो चला ही जाएगा, एक के अतिरिक्त और किस किस संख्या का भाग चला जाएगा। तो मैं यहाँ 2 से इसको काटता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटूंगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 पे जाके मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। तो इसके जो आपको भाज्य संख्या है आपको जो मिली, यानी जो आपकी भाज्य संख्या है उसका मतलब क्या है कि एक के अतिरिक्त, एक संख्या के अतिरिक्त और उस संख्या के अतिरिक्त भी
और भी इसके फैक्टर होने चाहिए, यानी और भी एक कैसी और दूसरी संख्या होनी चाहिए जिससे ये पूर्ण रूप से कट जाए, उसे हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूं तो एक और स्वयं एवं अन्य संख्या से भाज्य, अन्य संख्या से भाज्य, अन्य संख्या से भी भाज्य होनी चाहिए, वो आपकी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं तो 8 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 20 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, ठीक है, और कितना 91 हो गया। तो ये संख्याएं कैसी हैं? ये आपकी भाज्य संख्याएं हैं। अगर ये भाज्य संख्या है क्यों? मान लीजिए मैंने ये 60 उठाया यहाँ से, ठीक है, 60 को देख रहा हूँ, तो ये एक से तो कट ही जाएगा। एक तो आपकी कॉमन संख्या होती है, ठीक है, एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक जो संख्या है यानी पहला जो नंबर है 1 नंबर है, वो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये 60 उठा ली, इसको चेक करता हूं मैं कि ये भाज्य है या अभाज्य है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है भाज्य संख्या की? कि एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, तो ये 60 से स्वयं से तो कट ही जाएगी, ठीक है, और अन्य संख्या से भी भाज्य हो जाए, अन्य संख्या से भी भाज्य हो जाए, तो वो कैसी कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो एक से तो ये कट जाएगी, और किससे कट जाएगी? स्वयं से भी कट जाएगी। मान लो एक से कट जाएगी तो 60 ही आ जाएगा, एक से तो कटेगी, ठीक है, और ये स्वयं से भी कट जाएगी, यानी अगर मैं इसमें 60 का भाग देता हूँ तो ये 60 से भी एक बार कट जाएगी, ठीक है, 60 से भी एक बार कट जाएगी। तो ये कंडीशन तो अप्लाई हो रही है कि एक से भी कट रही है ये और स्वयं से भी कट रही है, ये कंडीशन तो अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कोई किसी और भी संख्या से ये और पूर्ण संख्या से कट रही है या नहीं कट रही है, और भी किसी पूर्ण संख्या से कट रही है या नहीं कट रही है। तो मैं यहाँ देखूंगा, मैं अगर 2 से इसको काटता हूँ तो देखो 30 हो गया, ठीक है, फिर 2 से अगर काटता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका? 15 हो गया। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगी, अब कैसी है? आपकी 2 से नहीं कटने वाली है। तो अब हम आगे चलते हैं, यानी 3 से देखते हैं 3 से भाज्य होगी या नहीं होगी। तो जब 3 से हम काटेंगे तो देखिए कितनी 5 बार कट जाएगी, ठीक है। अब ये 3 से भी नहीं कटेगी आगे, ना 4 से कटेगी, ठीक है। अब ये कैसे कटेगी? 5 से कटेगी, ठीक है, तो 5 से कटेगी तो 1। तो अब इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक से भी कट रही है, स्वयं से भी कट रही थी, स्वयं से भी कट रही है, और देखो किससे? 2 से कट रही है, 3 से कट रही है और 5 से कट रही है। ये इतनी संख्याओं से कट रही है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा समझ में आ गई। एक कॉमा स्वयं, एक से कट जाए या स्वयं से कट जाए, यानी जो संख्या है वो स्वयं से कट जाए और अन्य संख्या से भी भाज्य हो जाए। तो देखो एक से कट गई, 60 से कट गई, एक जरूरी होता है कि एक से कटनी चाहिए, 60 से कट जाएगी, 60 संख्या स्वयं है, 60 से भी कट जाएगी एवं अन्य संख्या से भी भाज्य हो। तो अन्य संख्या 2 से भाज्य हो गई है, 3 से भी हो रही है और 5 से भी हो रही है, ठीक है। तो ये कौन से आपकी भाज्य संख्याएं हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होगी? जो स्वयं के अतिरिक्त एक कौमा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाज्य न हो, अन्य किसी संख्या से भाज्य न हो, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, या मैं सीधा देखो सीधा लिख रहा हूं मैं, 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से भाज्य, किसी संख्या से भाज्य ना हो, किसी संख्या से भाज्य ना हो, यानी एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से जो संख्या भाज्य नहीं होगी, उन्हें क्या बोलेंगे हम? उन्हें हम अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्याएं बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं तो देखो, एक तो 13 है, 17 है, 7 है, और देखो कितनी हो जाएगी? 23 है, ठीक है।
23। तो ये संख्याएं कैसी हैं, ये आपके अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब देखो क्यों कहलाएंगी, मान लीजिए मैंने 17 को ले लिया, ठीक है, 17 को यहाँ फाइन करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ 17 ले लिया। अब 17 को मैं 1 से काटता हूँ, कट जाएगी भैया, 1 से काट रहा हूँ कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहली कंडीशन अप्लाई होगी कि हाँ भैया 1 से तो ये कट रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखता हूँ, एवं स्वयं के अतिरिक्त। देखो तो स्वयं मतलब 17 से कटेगी, 17 एकम 17, ठीक है, तो ये 17 से भी कट रही है। दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। क्या तीसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है? तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से भाज्य ना हो, ठीक है, किसी संख्या से भाज्य ना हो। तो देखो मैं यहाँ 2 से काट के देख रहा हूँ, 2 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। 8 दूनी 16 होता है, 16 तक रह जाएगी। अगर 9 करूंगा, 9 दूनी 18 होता है, नहीं कट रही, ठीक है। 3 से काटूंगा, 3 से भी नहीं कटेगी। 4 से काटूंगा, 4 से भी नहीं कटेगी। देखो 4 से जाएगी, 4 चौक 16, नहीं कट रही है ना, पूर्ण तो नहीं कट रही है ना। 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी। तो ये आपकी संख्या कैसी है, यानी ये जो संख्या है 13, 17, 7, 23 और भी आगे संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं कैसी हैं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये स्वयं के अतिरिक्त 1 से कटती हैं, यानी 1 या स्वयं के अतिरिक्त ये किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। भाज्य संख्या किन्हें बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं किन्हें बोलते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो रिकॉल में देखते हैं वास्तविक संख्याएं, पूर्ण। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जिन्हें हम वास्तविक दुनिया में यूज करते हैं, वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं जो आपकी कौन सी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, परमेय और अपरमेय। परमेय संख्या है वो भी आपकी कैसी है? वास्तविक संख्या है। अपरमेय संख्या है वो भी आपकी वास्तविक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है वो भी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या है वो भी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया था कि कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सारी चीज मैं आपको समझा चुका था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये आपके भाज्य संख्या है, ये आपके जो आपका क्लास 10 का जो भी मैथ है उसमें भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बहुत यूज होने वाली है, परमेय अपरमेय यूज होने वाली है, तो उनको मैं विस्तार से पूरा बताऊंगा ही, ठीक है। तो देखो भाज्य संख्याएं क्या है, यहाँ परिभाषा लिखी हुई है। भाज्य संख्याएं 1, स्वयं एवं अन्य संख्या से भी भाज्य हो, वो कैसी होती है? भाज्य संख्या होती है। यानी 1 और वह संख्या स्वयं और कोई ऐसा फैक्टर और हो जिससे वो संख्या भाज्य हो रही हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। वहीं अगर अभाज्य संख्याओं की बात करता हूं, तो 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त, 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाज्य ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो भाज्य संख्याएं देखो 8, 12, 20, 60, 90 और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कैसी हैं? 7 हो जाएगी, 1 के अतिरिक्त ये स्वयं से कटेगी और खुद से कटेगी, 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, बाकी किसी संख्या से ये कटने वाली नहीं होती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये भाज्य और अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गई, आराम से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के, इनको मैं रीच कर, ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो एक बार में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देखो, वास्तविक संख्याएं क्या कहलाते हैं? जिनमें पूर्ण, प्राकृतिक, परमेय अपरमेय संख्याएं सभी मिश्रित हों, उन्हें क्या बोलते हैं? हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में, जिनको हम जनरली यूज करते हैं, वास्तविक दुनिया में यूज करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। भाज्य संख्याएं 1, स्वयं एवं अन्य किसी संख्या से भी भाज्य हो, उन्हें क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर दो, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं आगे। तो आगे क्या दे रखा है, इन्हें भी हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो अब दे रखा है किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड, यानी गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। कोई भी अगर संख्या आपको दी रखी है तो उसके गुणनखंड को हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड क्या होते हैं? किसी संख्या के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ नंबर, किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ नंबर, फैक्टर
ऑफ नंबर, फैक्टर ऑफ नंबर। तो देखो किसी संख्या के गुणनखंड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई संख्या 60 देखो 120 ले ली, ठीक है 120 ले ली। अब मैं इसको काटूंगा बारी बारी से, तो पहले कहां से काटना स्टार्ट करता हूं, तो पहले सबसे छोटी संख्या से काटता हूं। तो एक न तो भाज्य और ना भाज्य, तो उसको तो मैं काट ही नहीं सकता उससे, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 से काटना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो 2 से काटूंगा तो देखो कितनी बार कट जाएगी, ये 60 बार कट जाएगी। फिर 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। फिर 2 से काटूंगा तो ये कितना, 15। फिर 3 से काटना पड़ेगा, क्योंकि 15 तो अब 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। और 5 से डायरेक्ट नहीं काट सकते, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो सबसे छोटी संख्या तो 1 है, लेकिन 1 ना तो आपकी अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है, ना तो वो अभाज्य और ना ही भाज्य। तो मैं 2 से स्टार्ट करते हैं हम काटना, पहले 2 से काटेंगे, फिर देखते हैं कि 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। 3 से भी नहीं कट रहा तो 4 पे पहुंचते हैं, 4 से भी नहीं कट रहा तो 5 पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 से कट गया। अब 15 कहाँ से, 3 से कटेगा, 3 5 15, ठीक है। अब ये 5 जो है वो 3 से तो नहीं कटेगा, तो अब इसे 5 से काटना पड़ेगा 1। तो ये 1 आ गया, फाइनली क्या आ गया, 1 आ गया नीचे, ठीक है। तो अब देखते हैं किसी संख्या के गुणनखंड। तो अगर मैं कोई संख्या 120 लेता हूँ, उसके अगर गुणनखंड की बात करता हूँ कि उसके गुणनखंड कितने हैं, यानी उसके मल्टीपल कितने हैं, तो देखो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2, ये वाला ये वाला ये 2 हो गया, इंटू 3, फिर 5, फिर 5, फिर कौन सा आ गया लास्ट में, 5। तो इस संख्या के आपके गुणनखंड कितने हो गए, देखो 2 2 2 3 3, यानी 5 गुणनखंड हमको प्राप्त हुए। अगर दूसरे शब्दों में बोलूं कि किसी संख्या के गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तो जिस संख्या से हमने वो संख्या भाज्य की है, कोई संख्या थी, उस संख्या को हमने किसी अन्य संख्या, छोटी छोटी संख्या से भाज्य किया था, वो ही आपका छोटी छोटी संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनका सबका मल्टीपल करूं, अगर मैं जनरली इनका मल्टीपल करूं तो भी तो 120 ही आएगा। देखो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, संख्या तो वही है, संख्या तो वही है। तो ये क्या है, आपकी छोटी छोटी संख्याओं के रूप में ये विभाजित हो गई। जो संख्या आपको 120 दे रखी थी, वो आपकी क्या है, छोटी छोटी संख्याओं में विभाजित हो गई, ठीक है, छोटी छोटी संख्याओं में भाज्य हो गई। तो उसे ही हम उस संख्या का गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है, उस संख्या का गुणनखंड बोलते हैं। यानी अगर हमको कोई संख्या दी गई हो, तो उसे हम छोटे छोटे रूपों में विभाजित कर लेते हैं, छोटे छोटे रूपों में काटना ही उसे क्या बोलता है, उस संख्या का गुणनखंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक और परिभाषा देखना चाहो तो देखो, कोई संख्या अगर हमको दी गई है, कोई संख्या दी गई है, तो किसी अन्य संख्या से वे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, किसी छोटी छोटी पूर्ण संख्या से वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस संख्या के गुणनखंड बोलेंगे। जैसे 120 के गुणनखंड यहाँ पे कितने हैं, 2 2 2 3 5, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, उस संख्या के गुणनखंड बोलेंगे, ठीक है। अब अगला है आपका, यहाँ पे आपके मटेरियल में दे रखा है गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष। तो देखो इसमें क्या है, बेसिकली है तो ये यही चीज है, यानी गुणनखंड ही है, किसी संख्या के गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टमैटिकल तरीके से हम लिखेंगे, यानी एक सिस्टम के तहजीब से लिखेंगे, तब हम इसे बोलेंगे गुणनखंड वृक्ष, ठीक है। मतलब अभी मैंने 120 ली थी, अब मैं ले रहा हूँ कि 500 संख्या है, कोई 500 संख्या है, उसको क्या करो, गुणनखंड वृक्ष के रूप में उसे दिखाओ। तो पहले ये देखो किससे कटेगी, पहले तो ये 2 से कटेगी, ठीक है, तो 2, ठीक है, 2 से कट गई। अब ये 2 से कितनी बार कटेगी, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 500 को, तो देखो 5 से पहले 2 से कटेगी 250 बार, ठीक है, 2 से कट गई। फिर ये 2 से कटेगी, देखो कितनी बार कटेगी, फिर ये 2 से कट, 2 1 2, 2 दूनी 4 और यहाँ, ठीक है। अब देखता हूँ क्या ये 3 से कट जाएगी, नहीं भैया 3 से ये नहीं कटेगी अब, क्योंकि 3 3 चौक 12, फिर 5 नहीं कटेगा, तो 3 से कटेगी नहीं। अब 4 से भी नहीं कटेगी, जब 2 से नहीं कट रही है तो 4 से भी नहीं कटेगी। ये जनरली होती है कि अगर 2 से भाज्य नहीं हो रही है तो 4 6 8 10 किसी से भी भाज्य नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये 5 से कटेगी डायरेक्ट, आपकी 5 से कटेगी, तो देखो क्या है, 5 दूनी 10 और 5 25, 25 बार कट गई। फिर 5 से कटेगी तो ये कितनी बार, 5 बार, फिर 5 से काटोगे तो 1, ठीक है। तो इसी
जो आपके गुणनखंड आए हैं ना, इसी को इस तरीके से यानी गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखना ही आपका गुणनखंड वृक्ष कहलाता है, फैक्टर ट्री कहलाता है। ठीक है, तो अब ये कितनी बार कट गई यहाँ पे, देखो 250 बार कट, 250। ठीक है, फिर किससे कटी थी, फिर भी 2 से कटी थी, फिर 2 से कटी तो कितनी आई थी संख्या 125। फिर कितनी आई थी 125, फिर ये 2 से नहीं कटी, फिर 5 से कटी है, 5। ठीक है, तो 5 से कटी थी तो कितनी बार कटी थी आपकी, अच्छा 25 यानी 25 बार कटी थी। फिर आपकी 5 से कटी थी ये, फिर 5 से कटी थी तो कितनी बार कटी थी आपकी, 5 बार कटी थी। फिर 5 से कटी थी, कितनी बार कटी थी, 1 यानी 1 बार कटी थी। ठीक है, तो इन्हीं गुणनखंडों को गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखना आपका गुणनखंड वृक्ष कहलाता है, यानी फैक्टर ट्री कहलाता है। कोई अलग से चीज नहीं है कि फैक्टर ट्री है क्या, पहले आप उसके गुणनखंड निकाल लो। ठीक है, गुणनखंड निकाल लो, फिर आपको ऐसे सिस्टमैटिकल तरीके से उसको लिख दो, यानी वृक्ष के रूप में उसे डिनोट कर दो, वृक्ष के रूप में प्रदर्शित कर दो, वही आपका क्या है, गुणनखंड वृक्ष कहलाता है, गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। ठीक है, तो गुणनखंड समझ में आ गए क्या होते हैं, किसी संख्या को किसी छोटी छोटी संख्या से काट देना है, यानी अगर सीधी भाषा में बात करूं तो कोई संख्या दे रखी है, वो कितने नंबर से, छोटे छोटे कितने नंबरों से कट रही है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस संख्या के गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष की बात करूं तो जिस संख्या से वो कटी है, जिस संख्या से कटी है उसको हम कैसे लेफ्ट साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं एक सिस्टमैटिकल। देखो पहले 2 से कटी थी 250 बार, फिर 2 से कटी थी 125 बार, फिर 5 से कटी थी 25 बार, फिर 5 से कटा था 5 बार, और फिर 5 से कट गया 1 बार। तो इसे ही हम गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ समझने वाली है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या, जैसे हमने किसी के गुणनखंड निकाले, किसी संख्या के गुणनखंड निकाले, तो क्या मैं इनके क्रम परिवर्तित कर दूं, यानी 2 2 3 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या ये 25 इतनी ही आएगी। हाँ देखो देखो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, फिर भी तो वही आई। यानी क्रम परिवर्तित करने पर, जो आपके गुणनखंड दिए हैं उनके क्रम परिवर्तित करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, यही आपकी क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, यानी जो गुणनखंड है वो या तो क्रम से लिख दो, या उनको क्रम में न लिख के किसी भी तरीके से लिख दो, तो क्या संख्या पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, यानी जो भी दी है आपको उस संख्या के क्रम में परिवर्तित करने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 500 संख्या के जो गुणनखंड हैं वो आपके कितने हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू कितना है 5। ठीक है, तो भी तो देखो कितना आएगी, तो संख्या तो इतनी ही रहेगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या है कि किसी संख्या के गुणनखंड हैं, अगर मैं उसके क्रम परिवर्तित कर दूं, यानी क्रम में कोई परिवर्तन कर दूं, यानी 5 को पहले लिख दूं या 2 को पहले काट दूं या 5 से पहले काट दूं। अगर मैं देखो यहाँ 2 से ना काट के अगर मैं 5 से काटता हूं तो 5 से भी 100 बार कट जाती है। देखो ऐसे में करके देखता हूँ एक बार, ये तो मैंने एक सिस्टम के तरीके से काटा है, यानी जैसे आपको गणित में दे रखा है कि पहले सबसे छोटी संख्या से काटना है, उसके बाद बड़ी संख्या से काटना है, तब आपकी वो कटेगी। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी तो काट सकता हूँ, जैसे कि 500 दे रखा है, ठीक है, तो मैं इसे 2 से ना काट के 5 से भी काट सकता हूँ, तो ये कितनी बार 100 बार। फिर 5 से काटूंगा तो देखो कितना है, फिर 5 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 20 पंजे 100। फिर 5 से काटूंगा तो ये 4 बार कटेगा, फिर 2 से काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा, फिर 2 से काटूंगा 1 बार कटेगा। तो कट तो इस तरीके भी से गई, तो इसे ही हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। यानी एक देखो, एक तो सिस्टम के तरीके से काटी, सिस्टमैटिकल तरीके से काटी, एक नॉन सिस्टमैटिकल तरीके से काटी, यानी अलग तरीके से काटी।
तो है तो ये दोनों चीज, कट तो दोनों से रही है ना, तो इसे ही हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। यानी अगर सिस्टम के तरीके से काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से कटेगी, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। और अगर मैं बिना सिस्टम तरीके से काटूं तो क्या 2 से 5 से, 2 से 5 से, कैसे भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो कटनी चाहिए। ठीक है, तो यही आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आधारभूत प्रमेय को माने तो देखो इसमें कॉमन कितने मिल रहे हैं आपको, एक तो जोड़ा ये बन रहा है आपका, ठीक है, तो इसको 2 लिख दिया, 2 पे 2 इसके, ठीक है। फिर एक जोड़ा ये बन रहा है आपका, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू, कितना बच रहा है आपका, एक और संख्या बच गई 5, तो ये भी तो आपकी है, तो वही चीज, देखो 2 दूनी 4 इंटू 25 इंटू 5, अब इसको डिनोट कर दो 125, 125 और 125 में 4 का मल्टीपल करो 500, तो संख्या तो वही है। यानी हम एक जोड़े के रूप में भी लिख सकते हैं उसको, जोड़े के रूप में भी लिख सकते हैं, बशर्ते वो क्या है, वही संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो आगे हम देखते हैं महत्तम समापवर्ती यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम मासा भी बोलते हैं, और क्या है आपका लघुत्तम समापवर्ती यानी लासा, उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो आपका मासा क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जिसमें उस किसी दी हुई संख्या का जिसमें वे संख्याएं विभाजित हो सके, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या होती है जिसमें वे संख्याएं विभाजित हो सके। यानी मैं अगर आपकी एचसीएफ की बात करता हूं तो मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली है, 2 संख्याएं आपकी 20, 60, 80, तो इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। अगर मैं इस संख्याओं का एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि एक वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे वो संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो सके, वो संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले 2 से काटता हूँ, 2 से काट के देखता हूँ तो 2 से कितना 10 बार कटेगा, ये 30, ये कितना 40। ठीक है, फिर 2 से काटूंगा तो देखो 5, 15, 20, फिर 2 से काटूंगा तो 5, 15, 10, फिर 2 से काटूंगा तो देखो 5, 15 और 5। अब ये 3 से काटना पड़ेगा, 5 से डायरेक्ट नहीं काट सकते क्योंकि ये अभी 15 जो है वो 3 से विभाजित हो रही है। तो गुणनखंड में मैंने क्या बताया था आपको, गुणनखंड करने का सिंपल मतलब क्या था कि पहले हम 1 से तो कर ही नहीं सकते क्योंकि 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, तो हम 2 से करते हैं। तो पहले 2 से पूरी संख्याओं को काटते हैं, जब 2 से कटना बंद हो जाती है तब हम आगे यानी 3 से काटना स्टार्ट करते हैं। अगर 3 से भी नहीं कटती है तो 5 से करते हैं या 4 से करते हैं। यानी पहले हम 2 से काटेंगे, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 डॉट डॉट ऐसे चलते जाएंगे अनंत। अगर 2 से विभाजित हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जहां 2 से विभाजित होना बंद हो जाती है वहीं हम 3 से स्टार्ट कर देते हैं। अब 2 से नहीं हो रही तो 4 से भी नहीं होती, जनरली 2 से नहीं होगी वो संख्या, 4 से भी विभाजित नहीं होगी, तो अब 3 से विभाजित नहीं होगी तो फिर हम 4 से करेंगे, 4 से भी नहीं होगी, 5 से करेंगे, 5 से भी नहीं होगी, 6 से करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये 3 से कटेगी तो 3 से कटेगी तो 5 को वैसा ही कि वैसा रख लो, और इससे कितना 5 बार कट जाएगा, 5 या 15 होता है। अब देखो ये 5 से कट जाएगी तो ये कितना है 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ऐसी संख्या जो आपकी क्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिससे ये पूर्ण रूप से विभाजित हो सके, जिससे ये दो पूर्ण रूप से विभाजित हो सके, वही संख्या आपकी क्या है, एचसीएफ कहलाती है, एचसीएफ कहलाएगी। तो यहाँ देखो ये 2 से विभाजित हो रहा है पूर्ण रूप से, हो तो 3 से भी रहा है, 3 से भी हो जाएगी, 3 से भी तो हो जाएगी 10 या 30, लेकिन हमें कौन सी छोटी छोटी संख्या लेनी है। अब देखो यहाँ पे हो कितने, एक तो 2 से हो रहा है, एक 3 से हो रहा है, देखो 3 से भी तो विभाजित हो जाएगी, नहीं 3 से फिर 20 नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है आपकी एक 2 ही ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर रही है, यानी तीनों संख्याओं को काट रही है। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ आपके समझ में आया कि वह संख्या, दी हुई संख्याओं की हमको एक कॉमन ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें वो संख्या तीनों को काट दे या तीनों को विभाजित
कर दे, यानी उस संख्या से वो तीनों संख्याएं क्या है विभाजित होनी चाहिए, वही आपका एचसीएफ होगी। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करे वो क्या कहलाएगी आपकी महत्तम समापवर्ती या एचसीएफ कहलाएगी। वही मैं अगर लघुत्तम समापवर्ती की बात करता हूँ यानी एलसीएम की बात करता हूँ तो यहाँ ये होता है कि जो संख्याएं दी गई हैं, जो संख्याएं दी गई हैं उनमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, उन संख्याओं में, उन संख्याओं से एक बड़ी से बड़ी संख्या आएगी जो संख्या उन तीनों संख्याओं में क्या है, उन तीनों को अपने अंदर समा लेगी, यानी उन तीनों संख्याओं से वो क्या है विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहां से 12, 15 और 5 को देखता हूं मैं, 12, 15 और 5 को देखता हूं कि इसका लघुत्तम समापवर्ती होता क्या है। तो 12, 15 और 5, मैं इसका एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम। इसका एलसीएम अगर निकालना हो तो देखो कैसे निकालोगे। तो देखो पहले ये किससे कट रही है, पहले तो ये देखो, तो मैंने बताया सबसे पहले छोटे से काटते हैं, तो देखो 2 से काट दो। ठीक है, तो 2 से कट रही है, 2 से देखो ये तो कट रही है आपकी, 6 हो गया, 15, 15, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और ये 15 बार, और ये 5, 5 तो है, ये 15 लग गया। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो 3 से 1 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ये 5 पहले से है। फिर 5 से काटेंगे तो ये कितने, 1, 5, 1, 1, 1। ठीक है, तो इसका लघुत्तम समापवर्ती क्या आएगा, इसका लघुत्तम समापवर्ती जो आएगा, इन सबका जो गुणनखंड इसके आए हैं उन सबका मल्टीपल करने के बाद जो एक संख्या आएगी वो क्या होगी, इसका एलसीएम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गुणनखंड करो तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही तो है, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5। तो देखो मान दिया 15, 15 30, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, लघुत्तम समापवर्ती में क्या है, संख्याओं से एक संख्या बड़ी आती है जो उन दी हुई संख्याओं का ही क्या होती है, भाज्य होती है। यानी 60 को अगर मैं 12 से भाज्य करूं तो 5 बार जाएगा। ठीक है, 15 से करूं 15 चौक 60 हो जाएगा, 5 से कटूं तो 12 बार जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा सके, उसमें दी गई संख्याओं का भाग जा सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती बोल सकते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं कि जो संख्याएं दी गई हैं उनके जो भी फैक्टर आए हैं, यानी जो भी गुणनखंड उनके आए हैं, उनको जब हम एक मल्टीपल करके लिखेंगे, उनके मल्टीपल से जो संख्या बनेगी वही आपका क्या है, एलसीएम आएगा, वही आपका क्या है, एलसीएम आएगा। और महत्तम समापवर्ती में क्या था कि जो दी गई संख्याएं हैं आपकी, उसमें सबसे छोटी छोटी संख्या जो उनको विभाजित करे, जो उनको विभाजित करे उन 2 या 2 से अधिक, यानी यहाँ 3 है, 4 भी हो सकती है, 5 भी संख्याएं हो सकती हैं, उन सबको विभाजित करे कोई छोटी से छोटी संख्या, तो वो क्या है आपका महत्तम समापवर्ती यानी एचसीएफ कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ क्या है कि जो गुणनखंड आपको दिए गए हैं वो गुणनखंड, एक गुणनखंड या 2 ले लो या 3 ले लो या 4 ले लो, वो सबको विभाजित करना चाहिए। वो गुणनखंड यानी जो संख्या सबसे छोटी है वो संख्या क्या है, उन तीनों में कटनी चाहिए। तो यहाँ देखो 2 कैसा है, तीनों को काट रहा है, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। बाद में अगर यहाँ पे लघुत्तम समापवर्ती करता हूँ तो जो संख्याएं आपको दी गई हैं, जो संख्याएं दी गई हैं और इसके आपने गुणनखंड निकाले उन संख्याओं के, तो गुणनखंड निकालने के बाद उन गुणनखंड का मल्टीपल करने के बाद जो संख्या बनेगी, मल्टीपल करने के बाद जो संख्या बनेगी उन गुणनखंडों की, वही आपकी क्या है, एलसीएम कहलाएगी, वही क्या है, एलसीएम कहलाएगी। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, दोनों की कॉमन चीज होती है कि अगर यहाँ पे दे दिया जाए आपको एक संख्या, आपको दे रहा हूं मैं, जैसे कि 7 है और 13 है, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, एचसीएफ और एचसीएफ आपको दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जहां मैंने आपको गुणनखंड बताए थे कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें 2 का भाग चला जाए, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो आपकी क्या है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं वो थी जो स्वयं एक और अन्य से
विभाजित न हो वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या निकालना बता रहा हूँ आपको, 7 और 13 का एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो 7 को अगर मैं यहाँ पे काटूंगा, यहाँ पे कर ले रहा हूँ, 7 को अगर मैं यहाँ पे काटूंगा 7 को 13, तो देखो एक तो एक से तो कटेगी ही कटेगी है। ठीक है, तो अगर मैं एचसीएफ लिखता हूँ तो एक से तो दोनों कटेगी। ठीक है, क्या हमें और भी इसमें मिल रहा है तो देखूंगा ना और मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक से कटेंगी तो एक से काटने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बार बार वही संख्या आती जाएगी। फिर मैं 2 से देखूंगा, 2 से भी नहीं कटेगी, ना तो 7 कटेगी ना 3 कटेगी। 3 से देखूंगा ना 7 कटेगी ना 13 कटेगी। ठीक है, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं है कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, ना तो 6 से 7 कटेगी और ना 6 से 13 कटेगी। तो सबसे पहली जो आएगी वो संख्या कितनी आएगी, 7। तो 7 से, हाँ यहाँ पे लिखना है, 7 से अगर इसको मैं काटूंगा तो ये कितनी एक बार कट जाएगी और 13 तो कटी ही नहीं रही है। ठीक है, फिर नीचे आता हूं तो एक तो कटी गई आपकी। अब 13 किससे कटेगी, 7 से तो ये हो गया, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, 10 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी और 12 से भी नहीं कटेगी। ये कैसे आपके स्वयं से कटेगी, यानी 13 से, तो 1,1। ठीक है, तो ये एक से तो कटी रही है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वहीं अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का मैंने क्या बताया था, एलसीएम। एलसीएम क्या है, दोनों जो गुणनखंड आए हैं उनका क्या है, मल्टीपल करना है मुझे, तभी तो आपका एलसीएम निकल के आएगा। एलसीएम तो तभी निकल के आएगा। तो देखो अगर मैं 7 इंटू 13 का मल्टीपल करता हूँ, 13 सत्ते 91, 13, ठीक है, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या आया, 7 इंटू 13 का एचसीएफ, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या जिससे वो संख्या दोनों विभाजित हो रही है, तो वो क्या है, 1 है। 1 के अतिरिक्त तो कोई ऐसी संख्या इनमें है नहीं जिससे ये विभाजित हो जाएंगी। और एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम क्या होता है, जो संख्या विभाजित हुई है उन दोनों का मल्टीपल। तो 7 से विभाजित हुई है, फिर 13 से विभाजित हुई है, तो 7 इंटू 13 का मल्टीपल क्या है, 91। तो इसका एचसीएफ आपका कितना हो गया, 1 हो गया। एचसीएफ कितना आएगा आपका, 1 आएगा। और एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ एलसीएम कितना आएगा आपका, 91 आएगा। तो यहाँ से आपने एक चीज समझी कि जो एचसीएफ होता है वो उन संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड होता है, सबसे छोटा, जो उन दी हुई संख्याओं को विभाजित करता है, जो दी हुई संख्या को विभाजित करता है, और सबसे क्या है, छोटा गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो एक गुणनखंड था यहाँ पे जो इन दोनों को विभाजित करता, एक के अतिरिक्त कोई था ही नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसी संख्या बहुत आपको प्रश्नावली में दी गई है, जिसे मैं अगले लेक्चर में हल कराऊंगा पूरी प्रश्नावली को। ठीक है, फिर एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो दी गई संख्या है उनको वो किन किन संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो एक तो देखो दी हुई संख्या एक तो 7 से विभाजित हुई और 13 से विभाजित हुई, इसके अतिरिक्त को कोई किसी से हुई नहीं, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्याएं थी। ठीक है, तो इसका कितना आया, यानी क्या एलसीएम कितना आया, 91। तो एलसीएम क्या होता है कि दी हुई संख्याओं का एक बड़ी संख्या होती है जिसमें उन संख्याओं का भाग जा सके, और एचसीएफ क्या होता है कि उन संख्याओं का सबसे छोटा से छोटा गुणनखंड आपका एचसीएफ कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ समझ गए आप, एलसीएम और एचसीएफ समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज आती है, आपके मटेरियल, आपके मैथ है उसमें बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, जो आपको बहुत बाद में भी काम देने वाली है। तो यहाँ पे संबंध दिखाई दे रहा है, एलसीएम एवं एचसीएफ में संबंध। तो देखो इनमें संबंध क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये इनमें संबंध होता है, मेनली यही संबंध इनमें होता है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपको पहली संख्या दी गई है, अगर आपको पहली संख्या दी गई है, मैं इसी को लेके चलता हूँ, फिर दोबारा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको लगता है इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है वो इन्हीं संख्याओं पे आधारित है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे पहली संख्या, मान लीजिए मुझे ये पता नहीं है कि पहली संख्या क्या है। ठीक है, पहली संख्या क्या है, एचसीएफ 1 है, एलसीएम कितना है, 91 है। ठीक है, तो
पहली संख्या फर्स्ट संख्या हमको निकालनी है, दूसरी संख्या 13 दे रखी है, एलसीएम हमको 91 दे रखा है और एचसीएफ हमको क्या दे रखा है 1 दे रखा है, यही तो है अभी निकाला था। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करो इसी संख्या से। एलसीएम और एचसीएफ में संबंध निकालना दिखाया हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो देखो अब निकालना क्या है, मुझे पहली संख्या निकालनी है, पहली संख्या निकालनी है तो पहली को इधर रख दूंगा मैं, पहली को इधर ही रहने दे रहा हूँ, और एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टे दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी, दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी। ये तो आपने देखा होगा कि ए बी बराबर बी सी, अगर मैं ए निकालता हूँ तो बी सी बट्टे बी कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे मैंने करी है। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एलसीएम मुझे कितना दे रखा है 91 दे रखा है, इनटू एचसीएफ 1 दे रखा है बट्टे सेकंड संख्या कितनी दे रखी है, यानी दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, और निकालनी तो पहली संख्या है, तो 13 सत्ते 91 7। अब फर्स्ट संख्या बराबर कितनी आई 7 इंटू 1 बराबर कितनी आई 7 आई, तो यहाँ पहली संख्या मेरे पास कितनी आ गई 7 आ गई। ऐसे ही मैं दूसरी संख्या ऐसे रख के निकालूंगा, अगर एलसीएम नहीं दे रखा है बाकी 3 चीजें दे रखी हैं तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। यानी इसका मतलब हुआ, इसमें संबंध का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको एलसीएम दे रखा है तो हम पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम दे रखा है तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। यानी इनमें से हमको 3 संख्याएं अगर दे रखी हैं, 3 चीजें दे रखी हैं, या तो पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी हो, एलसीएम दे रखा तो एचसीएफ निकालना है, या हमको एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो और एक संख्या देनी हो तो दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो भी आराम से निकल सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आपको आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 है उसको मैं कल के वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, जिससे हम नई नई चीजें आपको वहां पे दे सकें, यानी पीडीएफ वगैरह भी हम आपको वहां पे सेंड कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।